नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं ज़्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता। मुझे बिहार बुला रहा है। मैं अपने पिता के उलट राजनीति करना चाहता हूँ और इतना ही नहीं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विज़न को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं। आपको बेहतर पता है कि ये शब्द चिराग पासवान के हैं और सवाल ये भी उठता है कि ऐसा कहने वाले चिराग पासवान आखिरकार क्या करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद चिराग पासवान के एक से बढ़कर एक एक्शन ने क्या नीतीश कुमार को भी परेशान कर दिया है। नीतीश दिल्ली आ रहे हैं और नीतीश प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात में चिराग बड़ा मुद्दा हो सकते हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के बातचीत हो, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन चिराग पासवान की बातों में एक रूपता नहीं। चिराग पासवान जिस तरीके से बात करते हैं उससे एनडीए भी असहज है। कल रामदास अठावले पहुंचे थे पटना और उन्होंने कहा कि चिराग की जरूरत बिहार में नहीं बल्कि केंद्र में है। कई बार जीतन राम मांझी इशारा कर चुके हैं कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चिराग को कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। तो आखिरकार चिराग को सब सीख क्यों दे रहे हैं और चिराग हर नए दिन एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्यों दिख रहे हैं? आज उन्होंने युवा बिहारी चिराग पासवान का एक फोटो भी लगाया है, तो इसका मतलब समझेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नीतीश और प्रधानमंत्री की बातचीत में चिराग पासवान को लेकर के क्या चर्चा होगी। चिराग पासवान क्या पूरे तरीके से इंडिकेट कर चुके हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। बीजेपी में कई नेता ऐसा मानते हैं कि चिराग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि चिराग की नज़र अब बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर है और इसके लिए चिराग कुछ रिस्क भी ले सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या चिराग 2020 का खेल करने जा रहे हैं? क्या फिर से वही खेल रिपीट करेंगे जिससे एनडीए को नुकसान हो? क्योंकि ये मत भूलिएगा 2020 में एनडीए महज 12,500 वोटों की अंतर से सरकार बनाने में कामयाब हुआ था। तो आखिरकार चिराग क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं और फिर नीतीश क्या बात करने आ रहे हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं और फिर किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है ये भी हम आपको बताएंगे और चिराग की आगे की रणनीति क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम लिए चलते हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन स्थिति को बताएंगे भी, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे कि चिराग की राजनीति अब किस ओर जा रही है। क्या चिराग केंद्र में मंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए अब दिल्ली छोड़कर बिहार में ही रहना चाहते हैं चिराग? तो चलिए हम हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ पंकज भारतीय, जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पंकज भारतीय जी आपके पास आना चाहूँगा। एक मेरा सीधा सा सवाल है, चिराग पासवान का एक नया पोस्टर आया है, युवा बिहारी चिराग पासवान, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या चिराग पासवान बिहार लौट करके अब विधानसभा चुनाव में कूद ही जाएंगे या एक एक कदम इस तरफ बढ़ा करके वो नीतीश पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, या चिराग चाह क्या रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। चिराग पासवान जी उसी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं जो भारतीय राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि उनका लालन पोषण राजनीतिक माहौल में ही हुआ है, तो उनकी अपनी एक अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है चिराग पासवान की।
और चिराग पासवान गाहे हाँ बगाहे अपनी इस महत्वाकांक्षा को हाँ दर्शाते भी रहते हैं। अभी हाल का जो उनका बयान है, उसमें वो खुलकर बोल रहे हैं कि जो वो बिहार आना चाहेंगे, बिहार उन्हें बुला रहा है। उनके समर्थक भी इसी राग पर अपनी बात रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा तो ये रही है, और ये इसकी एक बड़ी वजह भी रही है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी खुद को केंद्र की राजनीति तक ही रख पाए, और चाह करके भी वो बिहार की राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। तो अब उस वो कमी को पूरा करना चाहते हैं चिराग पासवान। लेकिन अहम बात यह है कि क्या अभी जो परिस्थितियां हैं वो चिराग पासवान के अनुकूल है। मेरा मानना है कि चिराग पासवान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा और जदयू से बगावत कर बिहार का रुख करें, या अपनी यहाँ अकेले अपने दम पर यहाँ अपनी वो राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि इनकी जो भी कवायद है वो अगले विधानसभा चुनाव में, जो अक्टूबर नवंबर महीने में हो सकती है, उसमें अधिक से अधिक सीटें पाना इनका लक्ष्य हो सकता है। क्योंकि ये इसी तरह की राजनीति करके, दबाव की राजनीति करके इन्होंने 6 सीट हासिल किया था लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि चिराग पासवान की जो भी कवायद है वो अधिक से अधिक बिहार में विधानसभा चुनाव में सीट हासिल करना है। पंकज जी, नहीं, विधानसभा में सीट हासिल करना है, लेकिन पंकज जी मैं आपको यह बताऊं, पिछले चुनाव में तो चिराग ऐसा करके दिखा चुके हैं। उन्होंने रिस्क तो ले ही लिया था। 20 में वो नीतीश के खिलाफ चले गए और परिणाम यह हुआ कि चिराग अलग थलग पड़ गए। अब चिराग ये जता रहे हैं, युवा बिहारी चिराग पासवान, चिराग को दिल्ली रास नहीं आ रहा, बिहार बुला रहा है और मैं बिहार जाना चाहता हूं। और इसी बारे में रामदास अठावले, ये भी दलित के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले आपको वो सुनाते हैं। केंद्र मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि अब उनको बिहार आने का मन कर रहा है और बिहार में रह के काम करने की उनकी इच्छा हो रही है। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए का फेस यहाँ बनाना चाहिए या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं मुझे तो भी वो चिराग तो हमारा अच्छा मित्र है, पासवान जी का पुत्र। आते हैं अच्छे चिराग बहुत अच्छा मेरा मित्र है और रामविलास पासवान जी का पुत्र है, तो मतलब है। लेकिन अभी क्या उनकी इच्छा होगी तो अभी उसके लिए, लेकिन अभी एनडीए उनका चेहरा बनाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर वो चिराग को अगर यहाँ असेंबली आकर लड़ने की इच्छा है तो जरूर वो पार्टी का निर्णय ले सकते। उनकी पार्टी के पास एमपी है और लास्ट इलेक्शन में अगर चिराग रामविलास पासवान जी होते थे तो यहाँ वो एनडीए में रहते थे, लेकिन चिराग ने अलग सीटें लड़ने का निर्णय लिया। वोट तो उनको अच्छे मिले, लेकिन एक भी सीट चुनकर नहीं आई थी। लेकिन इस वक्त अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ सीटें उनको मिलेगी और वो अनेक सीटें चुनकर आएगी। तो उनका भी अगर मन होगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अभी उन्होंने इधर नहीं आना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में रहना ये बहुत बेहतर है। बाद में उनको यहाँ आने की इच्छा है तो बाद में आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ आना ठीक नहीं है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, अभी फिलहाल आना ठीक नहीं है, बाद में आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि 2020 वाली हरकत दोहरा सकते हैं श्याम किशोर चौबे जी, और 2020 में 133 सीट पर चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और 27 कम से कम जेडीयू की सीटों पर इन्होंने सीधा नुकसान कराया था। जेडीयू हार गई थी, नहीं तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अब जो चिराग कह रहे हैं बिहार मुझे बुला रहा है, मैं ज़्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता, सियासी हलकों में जो हलचल है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि अरे भाई चिराग प्लेयर हैं तो नीतीश कप्तान है, पर प्लेयर बनकर के चिराग पासवान बिहार आएंगे क्या?
देखिए, दो चीजें हैं। चिराग पासवान मोदी जी के साथ हमेशा रहे हैं, बीच में गड़बड़ाए थे, तो मोदी जी से ही ये सीख भी ले रहे हैं। मोदी जी ने, जैसा कि जब बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था 2014 में, तो कहा था कि गंगा मां ने बुलाया है। तो ये बोल रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बुला रहा है। अब जब चुनाव में उतरेंगे तब बोल देंगे कि बिहार ने बुला लिया, मैं आ गया। पहली बात। दूसरी बात कि राजनीति की कोई विशेष, जो हम लोग देख रहे हैं कई वर्षों से इधर, कि कोई विशेष धारा नहीं होती है। जिधर मन करता है उधर राजनीति बह जाती है, कभी इधर कभी उधर, मतलब मौके की राजनीति की जा रही है, उसकी बाढ़ आई हुई है। उसमें अगर चिराग पासवान बिहार में एक बार फिर अपने आप को आजमाना चाहते हैं, तो पहली बात तो कि उनको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि जीरो बैलेंस से उनको करना है विधानसभा के लिहाज से। लोकसभा चुनाव में वो 5 सीटें जीत चुके हैं, और बीजेपी हो कि जेडीयू हो कि कांग्रेस हो कि आरजेडी हो, बाकी पार्टियों की अपेक्षा इन्होंने बेहतर स्ट्राइक रेट दिया है। तो इनके मन के अंदर तो गुब्बारे फूटने ही चाहिए, फूलने ही चाहिए, फूटने नहीं, फूलने चाहिए कि भाई 5 सीटें हैं तो 5-25 या 30 सीटें तो हर हाल में इनको चाहिए ही चाहिए। और जो ये 40 की मांग जो उठ रही थी, पता चला कि पहले वो 40 की बात कर रहे थे, तो 40 अगर इनको ही दे दिया जाएगा तो और बाकी लोग क्या करेंगे। दोनों पक्षों में देखिए, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक हो, दोनों तरफ संतों की भीड़ हो गई। संतों मतलब पार्टियों की भीड़ हो गई। उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे इधर आपके बीजेपी और जेडीयू हो गए, उधर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल वाले हो गए, तो बाकी के लिए स्पेस क्लियर करना अब इनका फर्ज बनता है। ये कितना स्पेस देंगे उनको साथ में रखना है। तो दूसरी बात कि रामविलास पासवान दिल्ली की राजनीति करते रहे, स्टेट में ठीक है, मतलब दिल्ली की राजनीति करते करते उनकी कहिए अखिल भारतीय पहचान बनी थी, लेकिन शायद उतना धैर्य ये नहीं रखना चाहते हैं। और अभी केंद्र में ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन मेरी समझ से उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। वैसी स्थिति में बिहार में अगर ये अपने आप को आजमाना चाहते हैं तो, और युवा हैं, अभी इनके अंदर क्षमता है, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन सवाल है कि आजमाने के लिए आप मॉल में चले जाइए और जेब में पैसे नहीं हो, या आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हो, एटीएम में पैसे नहीं हो, तो आप केवल घूम टहल के ही ना आएंगे। तो ये घूम टहल के अगर फिर से वैसे ही जाना चाहते हैं तो अब इनको कौन रोक सकता है। लेकिन पिछली बार तो इन्होंने आजमाया था, 135 सीटों पे लड़के कहाँ टिके, कहीं नहीं टिके। रही बात, अगर ये सोचते होंगे, इनके मन में दो चीजें हैं, दो धाराएं होती है ना। एक तो है कि भाई मैं तो 5 सीटें जीत गया हूं, तो उस अनुपात में फिर मेरी लोकप्रियता बढ़ गई है, केंद्र में मंत्री हूं, मेरे पीछे एक लिगेसी है, तो मेरी बहुत अच्छी पहचान बन जाएगी और मुझको बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी, मतलब जीत जाएंगे। तो वैसी उम्मीद तो बनती नहीं है, इसलिए कि हर कोई जानता है कि अपनी हिंदी पट्टी, और खास करके ये बिहार हुआ, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, ये जो इलाके हैं ये जातियों में बटे हुए हैं। और चाहे जितना कुछ सिद्धांत की बातें की जाए, नैतिकता की बातें की जाए, लेकिन यहाँ तो वोट पड़ता है जातीय समीकरण पे ही। जातीय समीकरण में भी जो दलित वर्ग है, महादलित वर्ग है, उसमें ये कितना इनका पोर्शन है, अगर इनका कितना शेयर। हाँ, ये है नहीं, कि ये आपने बड़ी बात उठा दी और मैं यहीं पर आना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि भाई दलित में इनका कितना वोट शेयर है, आप इस तरह की बात कह रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी। ठीक है, इनका अभी तक जो आधार वोट बैंक पासवान जाति को माना जा रहा था, चिराग की पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें चिराग खुद मौजूद नहीं थे।
इनके बिहार के प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और सब लोगों ने कई बातों को पास किया। उसमें एक प्रमुख बात है बहुजन भीम संकल्प सम्मेलन। मतलब एक बात बहुत साफ है कि चिराग पासवान अब पासवान तक सीमित रहना नहीं चाहते। वो एक वैक्यूम देख रहे हैं। उनको लग रहा है दलित लीडरशिप हिंदी बेल्ट में खत्म हो चुका है और उस स्पेस को हमें भरना चाहिए, इसलिए हमें आगे आना चाहिए। उनकी सारी हरकतें ये बता रही हैं कि वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गंभीर मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ रह करके, एनडीए के साथ रह करके उस स्पेस को भरा जा सकता है। फिर उनके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कहीं ऐसा सोच करके हम अभी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए मायावती की पकड़ दलितों पर मजबूत हुई है, कमजोर हुई है। उत्तर प्रदेश में मायावती 9% के आसपास पहुंच गई हैं। जहां तक बिहार का सवाल है तो जीतन राम मांझी मुसहर के नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान यंग हैं भाई, उनके लिए अट्रैक्शन है, युवा उनकी सभा में आते हैं। चिराग को लगता है कि अपना पैर वो यूपी में भी पसारें, उनको लगता है झारखंड में भी फैलाएं। और एक सबसे बड़ी बात पंकज भारतीय जी, जो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की भी बात की। कहा यह जाता है कि मिनिस्ट्री में भी उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। मोदी और नीतीश ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं और होता क्या है कि इनके सेक्रेटरी बैठे होते हैं और चिराग जिस तरीके से फ्रीली काम करना चाहते होंगे वो उनके पास उतनी आज़ादी नहीं है। तो शायद चिराग को अब लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जहां हम केंद्र पर भी दबाव डालें, क्योंकि इनके पास भी 5 MP तो है ना, और केंद्र के पास बीजेपी के पास अपनी क्लियर कट मेजॉरिटी तो है नहीं, उसमें 5 MP की भूमिका भी अहम है। दूसरी बड़ी बात कि इस मौके का फायदा इस तरीके से उठाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार में मांगी जाए। अगर नहीं मिले तो ठीक है, अभी दबाव बनाने का उपयुक्त समय है। और तीसरी बड़ी बात जो आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की कह रहे हैं, ज़्यादा सीट भी मिले और अगर हम इधर उधर नहीं भी जाएं तो उसके एवज में हमको कुछ मिले। और शायद यही वजह है जिस वजह से चिराग हर दूसरे तीसरे दिन एक नया सिगुफा छोड़ते हैं, जिसका मतलब और मकसद समझना फिलहाल पूरे तरीके से आसान नहीं है। पंकज भारतीय जी। पंकज जी, चिराग पासवान जी को बखूबी पता है कि जो 5 में 5 सीटें जो उन्होंने जीती है वो सिर्फ वो अपनी वजह से नहीं जीते हैं, बल्कि इसमें भाजपा और जदयू का बड़ा योगदान रहा है। बड़ी स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान आज भी पूरी तरह से पूरी दलित बिरादरी के नेता के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर पाए हैं। 5.5% पासवानों के वो नेता माने जाते हैं, क्योंकि दलितों में एक बड़ा पार्ट जो महादलित का है उसके नेता के तौर पर कमोबेश जीतन राम मांझी स्थापित हो चुके हैं। तो इस स्थिति में अगर चिराग पासवान कोई बड़ा सपना देखते हैं और इस वर्ष खुद को बिहार में स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए राह बड़ी ही मुश्किल होगी। अब बात करें 2020 और 25 की, तो बड़ा फर्क ये समझिए कि चिराग पासवान 2020 में जो बगावती तेवर अपना करके चुनावी अखाड़े में पहलवान के तौर पर उतरे थे, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो पहलवान चिराग ने जो लंगोटा पहन रखा था वो उनका लंगोटा नहीं था, वो भाजपा का लंगोटा था। इस वजह से चूंकि वो खुद अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहते रहे थे और वो जिस मकसद से अखाड़े में उतरे थे या फिर उतारे गए थे उसमें वो कामयाब भी रहे और बड़ी क्षति उन्होंने जदयू को पहुंचाई। लेकिन 2025 की परिस्थितियां कुछ अलग है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर बिहार में अपनी सरकार देखना चाहती है। वो चाहती है कि जो अपने बल पर अधिक से अधिक हम सीटें जीत सकें, ताकि वो बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि छोटे भाई की भूमिका वो लंबे समय से निभा रहे हैं बिहार में, तो बड़े भाई की भूमिका में निभा सके। इस स्थिति में इस बात की संभावना कम है कि एक साथ
चिराग पासवान भाजपा और जदयू से पंगा ले सके। मेरा मानना ये है कि वो उनकी सारी कवायद, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनका सारा प्रयास ये है कि इस तरह की बातें करके, आप गौर किए होंगे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर उनकी तेजस्वी से मुलाकात होती है, भले ही अनायास ही मुलाकात हुई हो, और फिर उसके बाद वो ये भी बयान देते हैं कि बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो हर दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो है नई बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका मकसद जो है सो अपने लिए अधिक से अधिक सीटें हासिल करना है बिहार में। पंकज जी, अधिक से अधिक सीटें हासिल करना है, पर श्याम किशोर जी कितनी सीटें हासिल करना है? कितनी सीटें चाहिए भाई? 25 सीटें चाहिए, 30 सीटें चाहिए? 40 सीट तो नहीं देगा ना कोई, और 40 सीट देगा तो खुद बीजेपी कितने पे लड़ेगा? जेडीयू ज्यादा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कितनी सीट का मतलब क्या है? कितनी सीट का मतलब तो मेरी समझ से आता है कि जो अभी अगर ये गठबंधन के नेताओं के समक्ष, एनडीए के जो मेजर पार्टनर्स हैं उनके समक्ष ये बोलते हैं कि मेरी 5 ये लोकसभा सीटें हैं, तो सवाल तो उठेगा कि विधानसभा सीटें कितनी हैं। ये फॉर्मूला अब खत्म हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें किसी भी पार्टी को आ जाती हैं, उसी अनुपात में उनको विधानसभा सीटें भी मिलेंगी। दोनों के 2 फैक्टर होते हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल अलग होता है, उसका फैक्टर अलग होता है, उसका समीकरण अलग होता है। विधानसभा चुनाव का फैक्टर अलग होता है, समीकरण अलग होता है, और वहां की जरूरतें अलग होती हैं। लोकसभा चुनाव में लोग पार्टियों को देखते हैं, कैंडिडेट्स को कम देखते हैं। विधानसभा चुनाव में मेरी समझ से कैंडिडेट को पहले देखते हैं, उसके बाद तब पार्टी देखते हैं। वैसी स्थिति में इनके पास कहिए कि अपने पक्ष में बातें कहने के लिए बहुत सारे तर्क नहीं है। रही बात जो हुआ कि पासवान वोट, तो पासवान 5.5% या 5% वोट से कोई सरकार तो बना नहीं सकता है, और ऐसी भी बात नहीं है कि सारे के सारे वोट आप ही को मिल जाएंगे। जो 5-5.5% वोट हैं वो क्या सारे के सारे ईवीएम में जाएंगे ही? ऐसा तो है भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है, और अगर हो सकता है, 1-2 चीजें होती है राजनीति में ना। एक तो हुआ प्रेशर पॉलिटिक्स, दूसरा हुआ कि छोटे दल अपने आप को बड़ा करने के लिए अपना पंख फैलाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार बनी तो वो पंजाब भी चले गए, वो गुजरात भी चले गए, हरियाणा भी चले गए। अब सुनने में आ रहा है कि बिहार में भी सारी सीटों पे लड़ेंगे। तो वो केवल वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए है, लोगों के बीच अपनी एक छवि बनाने के लिए, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए है। अगर ये करना चाहते हैं तो इसमें शायद इनको नुकसान भी हो सकता है। मैं ये बता रहा हूँ, नुकसान इसलिए हो सकता है कि नहीं, वो सारी बात आप ठीक कह रहे हैं। 1 मिनट पंकज जी, जो बात आपने चिताई कि ठीक है, दिल्ली में जो गवर्नमेंट है या जो जिस गठबंधन की सरकार है, उसके लिए 5 एमपी अभी वैल्यू करते हैं। उन 5 एमपी को वो तुरंत खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा साहस भी नहीं करेंगे। ये दूसरी बात एक जो थोड़ा सा इशारा किया इन्होंने कि बीजेपी किस हैसियत में है इस बार। बीजेपी क्या 2020 की हैसियत में है? नहीं है। बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं क्या 2020 वाली हैं? नहीं है। अब वो मतलब गठबंधन में लार्जेस्ट पार्टी रहते हुए वो सेकंड पार्टनर की भूमिका में रहती आई, और इस बीच जो नीतीश जी हैं, नीतीश जी का जो हालचाल है उसमें हमको लगता है कि बीजेपी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन महत्वाकांक्षाओं को जीवित रखने के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं को बल देने के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई गेम हो जाए तो अलग चीज है। गेम मतलब वो मैत्री मैच ही होगा, वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। और चिराग पासवान मेरी समझ से इतने नासमझ तो नहीं है कि वो जन सुराज के साथ जाके लड़ जाएं या
फिर उधर इंडिया ब्लॉक में चले जाएं। इंडिया ब्लॉक में तो इनके चाचा जी अब हाथ पांव मार ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझको लगता है कि केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है ज्यादा से ज्यादा। और जो आप पूछे ज्यादा से ज्यादा सीटें, तो क्या 30 सीटें देने की स्थिति में भी बीजेपी और जेडीयू है फिलहाल इनको कि हम चलिए 30 दिया? नहीं, ठीक अगर है। मेरी समझ से वो बोल दे कि 30 दिया तो ये तो ले लेंगे, नहीं, लगभग लेंगे, लेकिन नहीं, 30 भी मेरी समझ से इनको नहीं मिल पाएगा। नहीं, पर मेरे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं। एक और चीज है ना जो इनके घटक दलों को भी परेशान कर रहा है, साथी दल को भी परेशान कर रहा है डॉक्टर संजय, और वो है बहुजन भीम सम्मेलन। अब चिराग वो भी करना चाहते हैं, मतलब पासवान से निकल करके ये पूरे दलित के नेता बनना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया उनको दिखाई पड़ रहा है कि दलित नेताओं की वैकेंसी तो है, मायावती कमजोर पड़ी हैं, वैसे बीएसपी लड़ने जा रही है बिहार में। अब चिराग पासवान दलितों के नेता बनना चाहते हैं, और इसीलिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में संबंध बहुत सहज नहीं दिखे हैं, ये हमने देखा है। जीतन राम मांझी तुरंत कह देते हैं बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कह देते हैं कि पांव फूक फूक कर रखना चाहिए। रामदास अठावले कल पहुंचते हैं, कहते हैं अभी चिराग को दिल्ली में ही रहना चाहिए। सवाल यह है कि सब कहते हैं दिल्ली में रहना चाहिए, पांव फूक फूक कर रखना चाहिए, लेकिन ये तो बहुजन भीम सम्मेलन करना चाहते हैं, ये दलित पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, ये पासवान के अम्ब्रेला से बाहर निकलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब वो पासवान के ही नेता रह जाएं, ये चाहते हैं वो दलितों के नेता बने, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है कि देश में दलितों को अगर जोड़ा गया तो वो बहुत बड़े नेता होंगे, और बहुत बड़े नेता होंगे तो कल वो बहुत बड़ी कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इससे जेडीयू भी परेशान हो रही है, क्योंकि जेडीयू ने ही दलित महादलित बनाया था ना, जेडीयू के वोटर्स भी महादलित रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर संजय, ये जो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता चिराग भी एक विषय होंगे जिनके बारे में बात की जा सकती है कि इनको कितना सीट दी जाए, कैसे अपने साथ जोड़ा जाए? चिराग जो पिछले दिनों नीतीश कुमार से मिले हैं, तो चिराग ने क्या मांग रखी है और चिराग को लेकर के बातचीत होगी? तो भाविक है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आएंगे तो उस वार्ता में चिराग पासवान भी होंगे, इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है कि चिराग को इस बार कितनी सीटों पर लड़ाई करेगी। देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारे फलक का विस्तार हो, हम और आगे बढ़ें, लेकिन फलक के विस्तार के लिए वो आपके अंदर में वो प्रतिभा, वो क्षमता और आपका सब लोगों के साथ मिक्सअप करने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। बिहार में मोटा मोटी 22 या 23 दलित जातियां हैं। उन 22-23 दलित जातियों में 4-5 दलित जातियां ही हैं जो मुखर हैं, और वो जो मुखर जातियां हैं उसमें दो सबसे प्रमुख मुखर जातियां हैं, एक तरफ पासवान, दूसरी तरफ रविदास। रविदास के नेता हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने तरीके से। चिराग पासवान के साथ वो जुड़ जाएंगे ऐसा लगता नहीं। ठीक है, सम्मेलन करने का लोकतंत्र में अधिकार है, और समग्रता में जो 19% दलितों का वोट है उसका नेता कहलाने का भी अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये वोट बटे हुए, जो मांझी है, जीतन राम मांझी का जो 3% वोट है, तो वो वोट भी माना जाता है कि मांझी जी की उस पर खास पकड़ है। जो पासी समाज के लोग हैं, जो चौधरी टाइटल रखते हैं, उनका भी 1-1.5% वोट है। उसी तरह से धोबी समाज का वोट है। ये 4-5 जातियां मुखर जाती, सब खड़े हो जाएंगे चिराग पासवान के साथ, ऐसा लगता नहीं। और अगर खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन हाँ, ये चाहते हैं कि लोग हमें समझें कि दलितों के एकमात्र नेता बिहार में हम हैं, और वही तो ये कैलकुलेशन दूसरे को बता रहे हैं कि अगर 19% दलित और 18% मुस्लिम, अगर ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। नहीं, पर मुस्लिम जुड़ेंगे कैसे, ये एक सवाल है ना। मुस्लिम कैसे जुड़ेंगे श्याम किशोर चौबे जी? 19%, माफ करिएगा पंकज भारतीय जी,
भाई वक्फ संशोधन बिल पर भी आपने केंद्र सरकार का समर्थन किया। आपने कहा विपक्ष बरगला रहा है, वक्फ एक बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, बिहार में इसको लेकर के मुसलमान कंसोलिडेटेड हो रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान क्या मुस्लिम वोटर को साथ सकने में कामयाब हो सकते हैं क्या? ये मैं सवाल कर रहा हूं पंकज भारतीय जी आपसे। ये देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है वक्फ को लेकर के। पहले अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो वक्फ को लेकर वही माहौल था जो कि सीए और एनआरसी के समय का था। तो जिस तरह से सीए एनआरसी के समय में मुसलमान एकजुट थे, वक्फ के मुद्दे पर भी मुसलमान एकजुट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार हों या फिर चिराग पासवान, अगर वो ये कल्पना करते हैं कि चुनाव में मुसलमान वोटर के रूप में उनके साथ आए, तो मुझे लगता है कि ये दूर की बात ही होगी। इसमें सच्चाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो हमने देखा है, हम जो देख पा रहे हैं, मुसलमानों के बीच जो चर्चा होती है या उनकी जो भी राय होती है, उसके अनुसार वो इतनी आसानी से, आप अगर एक तरफ भाजपा के साथ बैठे हुए हैं, भाजपा के साथ वोटिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का आपके साथ आना मुश्किल है और ये आसान बात नहीं है। इसीलिए चिराग पासवान को भी अगर कोई ऐसी उम्मीद है कि उनके साथ मुसलमान आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका ये सपना कोरा ही साबित होगा। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल बार बार उठेगा ना कि भाई नीतीश को नेता मान रहे हैं लेकिन बिहार आने की बात क्यों कर रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी, चिराग क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए, नीतीश को नेता मान रहे हैं तो ठीक है, ये तो क्लियर है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। क्या चिराग इस बार ये मान चुके हैं कि नीतीश को खुश किए बगैर ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती, बीजेपी ज़्यादा सीटें नहीं दिलवा सकती है? जबकि महागठबंधन में देखिए तो नेता मानने के लिए ही कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर आप कह लीजिए कांग्रेस उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को नहीं मान रही है, यहां तक कि लेफ्ट भी नहीं मान रही है। और जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, वो कह रहे हैं राहुल हमारे नेता हैं, शॉर्ट सीट पर हम लड़ेंगे। बड़ा सवाल यह है, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी नेता है, मुकेश सहनी को भी ज़्यादा सीटें चाहिए। तो ये जो रस्साकशी है, उसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? क्या ये मेरा कहना सही है कि नीतीश को मनाकर चिराग ज्यादा सीटें चाहते हैं, पर इस तरह की बात करने से क्या नीतीश ज्यादा सीट दे देंगे क्या? क्योंकि मेरी जानकारी में हर हालत में जेडीयू 120 से 126 सीट लड़ना चाहती है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने शेयर में से दे देवे तो कौन मना करता है। रही बात की सामूहिक सीटों में से, सामूहिक का मतलब कि बीजेपी भी कर्टेल हो, नीतीश कुमार भी जेडीयू भी कर्टेल हो, तो दोनों अपना अपना शेयर काट के इनको क्यों देना चाहेंगे? इनकी फैक्ट यही है कि राज्य की राजनीति में इनके दल की कितनी पहुंच, लोकसभा चुनाव से उसकी बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है कि आदमी जब पूजा करता है तो या तब सभी की संत असंत दोनों की करता है। तुलसी बाबा भी रामचरित में बंदौ संत असज्जन चरना कहा है उन्होंने। तो इनको तो जगह जगह तो झुकना पड़ेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आदमी दलदल में जाता है तो क्या करता है, सीधे पैर नहीं डालता है, थोड़ा आजमाता है। तो अभी आजमा रहे हैं, पैंतरे भांज रहे हैं कि कहां तक इनकी सुनी जाएगी। उसी अनुपात में, उसी अनुसार ये जब बैठक होगी, सीट शेयरिंग की बात उठेगी तो वहां रखेंगे और वहां भी बार्गेनिंग होगी, दोनों तरफ से बार्गेनिंग होगी। लेकिन नीतीश कुमार को अगर ये मनाना चाहते हैं, अपने पक्ष में लाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इनकी पैरवी करें कि इनके लिए 30 या 40 या उससे ज्यादा सीटें इनको मिल जाएं, तो मेरी समझ से इतने भी अपरिपक्व तो ये है नहीं। नीतीश कुमार इनकी पैरवी क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? मेरी समझ से नीतीश कुमार नहीं करेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार
देखने में भले अभी बहुत अच्छे ये लग रहे हों, बहुत स्ट्रांग लग रहे हों, लेकिन पॉलिटिकली मेरे ख्याल से पूरा एनडीए में खासकर बीजेपी के सामने वो फिलहाल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। बीजेपी उनको ही दबाएगी, और बीजेपी नहीं दबाएगी तो क्या सवाल ये है कि अगले 5 साल तक अगर सरकार बनती है एनडीए की पुनः, तो क्या बीजेपी फिर वैसे ही डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट रहना चाहती है? अगर रहना चाहती है तो सो गुड, और नहीं चाहती है मेरे ख्याल से क्यों चाहेगी? बीजेपी तो अभी रहना चाहती है, 2029 तक केंद्र में सरकार बचाए रखना है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है, और वो ये बता रहा है डॉक्टर संजय कि 39% लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव सीएम बने, और 34% लोग चाहते हैं नीतीश कुमार चीफ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए। जबकि अगर वोट करने की बात हो तो कहा यह जा रहा है कि लगभग 60% लोग एनडीए के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं, खासतौर पर औरतों में। और वहीं 29% औरतें महागठबंधन के पक्ष में वोट करना चाह रही हैं। अगर हम ये बात करें 18 से 29 साल के बीच के लोगों की बात करें तो 44.6% लोग एनडीए को वोट करना चाह रहे हैं, 39.5% महागठबंधन को वोट करना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो युवा, औरतें एनडीए को वोट करना चाह रही हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मुख्यमंत्री कौन हो, तो 5% ज़्यादा लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? और इस सब के बीच में अगर चिराग कहीं इधर उधर रास्ता बदल लेते हैं तो एनडीए को दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं लगता आपको? राजनीति में देखिए परिस्थितियां सबसे महत्वपूर्ण होती है। और मैं कल किसी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि क्या महागठबंधन चिराग पासवान को मुख्यमंत्री मानेगी। मतलब क्या चिराग पासवान एक ऐसा बिंदु होंगे जहां से जाकर के फिर रेखा मिलेगी? तो समीकरण के बारे में राजनीति में बहुत प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब पहले तो कितनी सीटें इनको मिलेगी, कितना ये जीतेंगे, और वो कालखंड भी आपको याद होगा जब ये सत्ता की चाबी लेकर के रामविलास पासवान भी घुमा करते थे। ठीक है, बाद में चीजें जो हुई इनके ही लोग टूट गए और फिर कैसे जेडीयू की सरकार बनी, लेकिन सत्ता की चाबी इनके हाथ जब लग गई थी, इनके पिताजी के हाथ में, तो फिर ये दृश्य कैसे उपस्थित रह गई। बात की जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, तो वो तो सी वोटर सर्वे ने भी तेजस्वी यादव को ज्यादा लोकप्रिय बताया था नीतीश कुमार की तुलना में। तो तुलनात्मक अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, वो पार्टी की परिस्थितियां, मजबूरियां जो रहे, जिसकी वजह से, या जो सोशल इंजीनियरिंग लोगों को कहीं ना कहीं बाध्य करता हो कि आप चुप रहिए, अपने जुबान पर ताला लगाए रहिए, नहीं तो ये बिदक जाएंगे, वो भड़क जाएंगे। और एक गेम खेला था लालू प्रसाद ने लोकसभा में कि 2-3 कुशवाहा का टिकट केवल बढ़ा दिया था, और वो समीकरण माई से माइक हो गया था, मुस्लिम यादव और कुशवाहा का समीकरण, और शाहाबाद और मगध में तो इनको साफ ही कर दिया। तो ऐसी कोई गलती अभी बीजेपी नहीं करेगी जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार की लोकप्रियता रहे न रहे, चेहरे वही होंगे, परिस्थितियां जो हो, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। बिल्कुल, अभी आपने जो कहा मैं सहमत हूं कि अभी चूंकि केंद्र में सरकार चलानी है जेडीयू की मदद से, इसलिए कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में वो होंगे। चिराग पासवान को चेक एंड बैलेंस किया जाए। चिराग पासवान भले वो कह रहे हो कि बिहार बुला रहा है, बिहार में ही मुझे मन लगता है, इनको कहाँ मन लगता है, क्यों मन लगता है, इस बात पर ध्यान भाजपा को भी है और जेडीयू को भी है। और अगर ये दोनों लोग जरा सा ध्यान इधर उधर भटकाएंगे तो फिर ये सबका खेल ये बिगाड़ने में काफी। तो चिराग पासवान को दोनों मिलकर के चेक एंड बैलेंस करेंगे कि चिराग पासवान फिर जो 2020 में जो कुछ गड़बड़ किए थे वो इस बार उनको कोई मौका न हो, और इतनी भी सीटें न दे दी जाए कि फिर ये चाबी लेके घूमते रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हम समीकरण तय करेंगे कि कैसे होगा, कौन होगा।
तो चिराग पासवान इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे, इसमें कहा दो। देखते हैं कि बीजेपी जेडीयू कौन सी सीटें इनको देते हैं, कितनी सीटें देते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों की बात होगी, तो क्या जेडीयू और बीजेपी क्या 100 सीट से भी कम पर लोग लड़ेंगे? अगर 100 से कम पर लड़ेंगे तब तो चिराग पासवान के हिस्से में बहुत सारी सीटें होंगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मान लिया जाए कि थोड़ा कट साइज भी किया जाए, लेकिन चिराग पासवान को इतनी ताकत भी ये लोग नहीं दे देंगे कि जिससे चिराग पासवान फिर तय करने लगे कि हम किसके साथ रहेंगे, या कोई गठबंधन कहे, जैसे मांझी जी को ऑफर मिल रहा था पिछली बार कि आप आ जाइए, आप ही को मुख्यमंत्री बना देते हैं, चलो सरकार तो कम से कम एनडीए के बनने से रोक दिए। इस बात की समझ दोनों पार्टियों को है। चिराग पासवान कितना सफल हो पाते हैं टिकट लेने में, पहले तो इस पर नजर रखनी होगी। चुनाव में एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, बाहर जाने की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। आपको कम दिखती है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने बाहरी कहकर तंज भी कसा है। सवाल ये उठता है कि सत्ता की चाबी रखने के प्रयास में क्या चिराग पासवान कोई बोल्ड स्टेप उठाएंगे? क्या चिराग पासवान बिहार के चुनाव में उतरेंगे? या चिराग पासवान जो बयान दे भी रहे हैं उसका मतलब ये निकाला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मनचाही सीटें हासिल करें और सत्ता की चाबी अपने पास रख सकें? और हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से निश्चित तौर पर सीट के बंटवारे से लेकर के बिहार के लिए चुनाव से पहले कुछ और सौगात की कामना कर रहे होंगे, और शायद ऐसा कर पाने में मुख्यमंत्री कामयाब भी रहे। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत में चिराग मुद्दा होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चिराग क्या जिस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि सत्ता की चाबी वो अपने पास रखना चाहते हैं, क्या ऐसा कर पाने में 2025 के चुनाव में चिराग कामयाब होंगे? हम इस बहस को यहीं पर बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि समय की सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। पर चिराग जो भी पॉलिटिकल स्टेप उठाएंगे हमारी नज़र बनी रहेगी। श्याम किशोर चौबे जी, पंकज भारतीय जी और डॉक्टर संजय कुमार बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।